हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉयंस क्लब। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसमें से भी कुछ 5 to 10 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका जो ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मेन कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, ये पूरे जो सेक्शन है ये इसमें से आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लिसनिंग मोड पे आ जाइए, और आपके पास अगर नोट्स हो, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काम भी आएंगे। तो आप नोट्स भी इसके बनाइए। ये एक शॉर्ट में आपका ये मेरा आर्टिकल की तरह है, शॉर्ट वाइज है। तो आप इसे नोट करिए, और एग्ज़ाम में आप सिर्फ इसे पढ़ के ही जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कोई लेंदी नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो पहले शुरू करते हैं कि इन्फोर्समेंट इसका क्या हुआ। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ था। तो डेट देखिए, 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो ये आपका जो डेट है 1 सितंबर, इसे आप याद रखिएगा, 1872 का है। इसे स्टीफन ने बनाया था। तो 1 सितंबर 1872, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो देखिए, इसमें ओवरऑल इतने सेक्शन हैं, जो मैंने इधर सेक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, इधर पूरे सेक्शन लिखे हुए हैं। तो 1 to 75 है जनरल प्रोविजंस। ठीक है, सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रोविजंस, इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर 76 to 123 सेल्स ऑफ गुड रखा गया था, जो 1872 में बना हुआ था। तो जो ये वाली चीज़ें हैं, ये तो ये सेल्स ऑफ गुड हैं। ठीक है, बट इसे क्या हुआ कि 1933 में इसे रिमूव कर दिया गया। ये इतने पार्ट को 76 to 123 को रिमूव करके, और इसे एक अलग ही एक्ट बना दिया गया, जिसे जिसे बोलते हैं आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, तो तो ये तो रिपील हो गया 76 to 123। तो आप अगर बेयर एक्ट कभी उठाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो 76 से 123 उसमें है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं। मतलब 75 के बाद 124 से चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 to 147। इसको बोलते हैं, ये जो जनरल प्रोविजंस है उसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 में, अगर आप लॉ करेंगे तो। और इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब जो इतने जो प्रोविजंस हैं, इनको इनको आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके सवाल, आपके क्वेश्चंस जो आएंगे, ये जनरल प्रोविजन से ही आएंगे। बट जो जो ये सब चीज़ें हैं आपकी, जो इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट, प्ले, एजेंसी, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन और आपका सेक्शन बता दूंगा किस किस सेक्शन में। तो आप इसे बस याद कर लीजिएगा, वो छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जो आपका ये पार्टनरशिप एक्ट है, तो उसमें क्या है कि इसे भी मतलब वहाँ से रिपील इन द सेंस कि वहाँ से सिर्फ रिमूव कर दिया गया है, ऐसा रिपील नहीं किया गया है। रिपील वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ के लिए। तो इसे क्या किया गया ना, कि वहाँ से 1932 में इसको भी एक अलग एक्ट बना दिया गया, जिसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो ये आपका एक चीज़ें आपको इसमें क्या क्या पता चली। सबसे बस एक क्वेश्चन इससे आपको यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि ये एनफोर्स कब हुआ था। 1 सितंबर 1872 में ये हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप अगर नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो देखिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी आप पढ़ते रहते हो। तो अब आप आईपीसी पढ़ते रहते हो, आईपीसी आप पढ़ लिए, चाहे एविडेंस पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर आप पढ़ने गए, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें आपके काम में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं आती। बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आपकी काम में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है। जैसे कि आप गए कुछ दुकान से सामान लेने के लिए, तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप उसको सामान दे रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही है। मतलब आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये एक्चुअली में क्या है। तो आप पहले ये समझिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये आप नोट कर लीजिए। और ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे एग्रीमेंट, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा वो निश्चित है कि वो एग्रीमेंट होगा। बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उसका मैं रीज़न आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होती है। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है प्रपोजल से।
प्रपोज़ल या इसको इसको आप दूसरे शब्दों में ऑफ़र भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र भी कह सकते हैं, मतलब प्रपोज़ल का एक तरह से सिनोनिमस है ऑफ़र, ठीक है। मीन्स कि आपको हम एग्जांपल वाइज समझाते हैं। मीन्स कि आप गए किसी शॉप पे, तो आपने ऑफ़र दिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, आपको कोई शैम्पू खरीदना है, तो मुझे ये हेड एंड शोल्डर का ये शैम्पू खरीदना है। आपने आपने दिया प्रपोज़ल, ठीक है, प्रपोज़ल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसने उसने मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। प्रपोज़ल के बाद उसने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो जहाँ वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रॉमिस, ठीक है। वो जैसे ही आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, मीन्स कि हाँ मेरे पास शैम्पू है और मैं इसे दे सकता हूँ आपको, ठीक है। वो जहाँ वो एक्सेप्टेंस किया वो बन गया प्रॉमिस। अब उसकी ये डिमांड होगी कि यार वैसे तो सिर्फ वो प्रॉमिस कर दिया, आपको दे तो नहीं देगा, तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, मतलब पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये है आपका ये कंसिडरेशन। आप कंसिडरेशन में कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग, मतलब इस कंसिडरेशन को मैं आगे डिफाइन करूँगा, तो आप एक चीज़ें बस समझ लो। तो पहले प्रपोजल दिया, फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद वो प्रॉमिस बन गया कि हाँ चलो ठीक है, वो बंदा बोला है कि वो मेरे को देगा, मतलब मैंने उसको प्रपोज़ल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि उसने प्रॉमिस वो बन गया, फिर मुझे कुछ देना होगा, तो कंसिडरेशन मैंने दिया, मैंने उसको कुछ पैसे दिए, तो वो अब बन गया एग्रीमेंट। ये है बन गया एग्रीमेंट। तो अभी तक ये एग्रीमेंट बना, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब एग्रीमेंट, अब ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल हो, मीन्स कि अगर आप आपने मीन्स मान लीजिए कि ऑफ़र दिया, ऑफ़र के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर प्रॉमिस प्रॉमिस बन गया, फिर कंसिडरेशन आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने पैसे तो दे दिए कंसिडरेशन के रूप में, बट आपको वो सामान नहीं देता है, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो? वो आप कोर्ट में अगर जाओगे, मीन्स वो सामान आपको नहीं देता है, तो आप कोर्ट में जाओगे। कोर्ट में जब आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, जब कोर्ट इसको एनफोर्स कराने लायक, उसको ये बोलेगा कि यार अगर तुमने उससे पैसे लिए तो तुम उसको दो, तो कोर्ट एनफोर्स करा रहा है, मतलब एनफोर्सिंग तो लॉ लॉ जो है वो एनफोर्स कराती है, लॉफुल चीज़ें होनी चाहिए। तो वो लॉ अगर आपको उस चीज़ को लागू कर रहा है, उसको मतलब बाध्य कर रहा है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, उसने पैसे दिए तो आपको देना पड़ेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कि आप गए, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो मतलब लॉफुल नहीं है, मीन्स कि आप ड्रग्स खरीदने गए। आप ड्रग्स खरीदने गए, जो हीरोइन होता है जिसको बोलते हैं। आप गए किसी को, आप प्रपोज़ल दिए, सामने वाला जो डीलर है वो एक्सेप्टेंस दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रॉमिस बन गया वो, फिर जो वो कंसिड्रेशन है वो भी आपको मतलब आपने उसको दे दिया, मतलब मीन्स कि को मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए उसको दे दिए, कुछ ग्राम अगर आप ले रहे हो, और उसके बाद मीन्स कि आपने उसको कंसिडरेशन दे दिया, बट उसने आपको आपको ड्रग्स नहीं दिया। तो आपसे उसने पैसे तो ले लिए, बट उसने ड्रग्स नहीं दिया आपको। फिर आप सोचोगे कि वो तो वो अब क्या हुआ कि आपको ये ड्रग्स नहीं दिया, या फिर मान लीजिए आपको ड्रग्स दे भी देता है, लेकिन उसने बोला था 1 लाख में आपको मीन्स कि 200 ग्राम आपको हेरोइन देगा या फिर ड्रग्स देगा, बट वो 100 ग्राम ही देता है। तो आपका ये जो आपने एग्रीमेंट उसके साथ किया था कि नहीं 200 ग्राम देने की बात हुई थी, तो लेकिन वो तो 100 ही ग्राम दे रहा है, तो आप सोचोगे कि नहीं हम कोर्ट में जाते हैं कि ड्रग्स, ये इस बात को लेकर कि ये हमको इतना बोला था, इतना नहीं दे रहा, तो कोर्ट उसे एनफोर्सेबल नहीं करेगा, क्योंकि आप हेरोइन खरीदना या बेचना या वो करना, उसकी लेना लेन देन जो होती है वो अपराध होता है, वो इलीगल चीज़ है, तो कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह गया, ठीक है। और ये विच एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 2H में डिफाइन है, ये 2H लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 2H में डिफाइन है, ठीक है। प्रॉमिस 2B में डिफाइन है, कंसिडरेशन 2D में डिफाइन है, एग्रीमेंट 2E में डिफाइन है, 224 में। तो अगर मतलब एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होता है, एग्रीमेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कोर्ट इसे मानेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, ठीक है। बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो चरण आता है वो एग्रीमेंट से ही होके जाता है, इसलिए सारे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने ड्रग्स वाले केस में देख लिया कि एग्रीमेंट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट सारे केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है।
तो इसमें देखिए एक तरह से ये फॉर्मूला आपने देख लिया जो मैंने पहले पीछे बताया कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस उसमें कंसिडरेशन ऐड है तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस उसमें कंसिडरेशन आपको ये ऐड है, कंसिडरेशन ये ऐड हो गया तो ये बन गया आपका एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट आपने बना लिया। अब एग्रीमेंट के बाद जब वो एग्रीमेंट आपने ये बना ही लिया, जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ एनफोर्स कर लेगा उसको, तो फिर बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर आपका ये एक तरह से ये मैंने पहले बताया था कि प्रॉमिस किसे बोलते हैं। जो आपने ये बोला ना, मैंने बोला कि मतलब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस तो वो प्रॉमिस बनता है, मतलब ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट कर ले तो प्रॉमिस बनता है। तो अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस है। मैंने पहले बताया था ना कि कोई ऑफ़र या प्रपोजल ऑफ़र सेम थिंग होते हैं। तो प्रपोजल ऑफ़र और सेम थिंग, तो प्रपोजल बोलिए चाहे ऑफ़र बोलिए, तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस बन जाता है। तो अगर कोई प्रपोजल आपने किसी को बोला कि यार मुझे ये सामान चाहिए, उसने बोला ठीक है मिल जाएगा, तो उसने एक तरह से प्रॉमिस कर दिया, तो वो प्रॉमिस बन गया। और एक्सेप्टेंस क्या होता है कि आप एक्सेप्टेंस की मतलब उसने कंसेंट दे दी। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब एक नॉर्मल बात है कि एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है। एक्सेप्टेंस की अगर उसने कंसेंट दे दिया किसी ऑफर के लिए, मतलब एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। अगर उसने वो दे दी है कि यार ठीक है चलो ठीक है तुम ले लेना, तो एक तरह से वो एक्सेप्टेंस हो गया। और जहाँ वो एक्सेप्टेंस किया वो बन गया प्रॉमिस। ठीक है, जैसे आपका ये एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख। तो अगर एक्स ने बोला, एक्स ने ऑफ़र दिया वाई को कि मतलब उसने वो 1 लाख रुपए दे के वाई की कार ख़रीदना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रपोज़ल। तो ये इतना जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये हो गया प्रपोज़ल या ऑफ़र। फिर वाई एग्री टू बाई द कार फॉर 1 लाख। अब वाई क्या किया कि चलो ठीक है तुमने 1 लाख तुम मुझे दे रहे हो, मैं अपनी ये कार तुमको दे सकता हूँ, ठीक है सस्ती हो या फिर चलो ठीक है मिल रहा है कि यार 1 लाख में अच्छा वो वैल्यू मिल रहा है तो ठीक है। तो वाई एग्री कर गया, वाई एग्री टू बाई द कार फॉर 1 लाख। तो ये क्या हुआ, वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी। और अगर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस हो तो क्या कहलाता है, प्रॉमिस हो बन जाता है। ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस बनने के बाद जब वो प्रॉमिस जैसे ही मतलब अगर पहले उसने प्रपोज़ल दिया, इधर ये एक्सेप्टेंस हुआ तो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस बनने के बाद उसके बाद यहाँ आता है फिर वाई एक्ट इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ऑफर। यहाँ पे वाई एग्री टू बाई द कार फॉर 1 लाख, तो यहाँ पे मतलब क्या है, वाई एक्ट इज एन मतलब वाई का जो एक्ट है वो एक्सेप्टेंस का एक्ट होगा कि मीन्स कि जो उसने जो एग्री किया उसके 1 लाख की कार खरीदने को, तो वाई एक्ट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ऑफर। एक्स के ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दी उसने। और वो जब एक्सेप्टेंस दे दी एक्सेप्टेंस उसने दे दी और उसके बाद फिर क्या होता है कि और फिर 1 लाख रुपए, 1 लाख ये तुम्हारा ये कंसिडरेशन हो गया, ये कंसिडरेशन इसमें शामिल है। तो कंसिडरेशन अब दे दिया, अब बन गया वो एग्रीमेंट। जैसा मैंने आप तुमको आप लोग को ऊपर मैंने बताया है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाता है अगर कंसिडरेशन उसमें शामिल हो। इसमें कंसिडरेशन भी शामिल है। ये कंसिडरेशन आपको देखिए ये दिख रहा है, कंसिडरेशन आपको ये दिख रहा है, और ये अगर ये ऑफ़र दिख रहा है और ये जो एग्री कर रहा है ये आपको एक्सेप्टेंस दिख रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई तो बन गया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में अब एक कंडीशन ये है कि भैया एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं। अब ये कार ये डिपेंड करता है किसी कार कैसी है। अगर किसी कार नॉर्मल है, ये बेचना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है और इसकी खुद की कार है तो सही। अब ये चोरी की कार होगी तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, अगर वो लीगल वे में, लॉफुल वे में अगर चीज़ें हो रही हैं, लॉफुल अगर सामान को बेच रहा है, तो फिर ऑफ़र एनफोर्स हो जाएगा और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मीन्स की एग्रीमेंट जो होगा वो एनफोर्स हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। आपको क्या क्या समझ में आया इसमें आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको ये को आपका प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें पूछ सकता है कि प्रपोजल मतलब प्रपोजल इज़ कॉल्ड एज, तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें देगा तो आप ऑफर पे टिक कर देना। फिर प्रॉमिस पूछ सकता है किस सेक्शन में है, कंसिडरेशन पूछ सकता है कि कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब कंसिडरेशन में आपने बोला कि यार चलो ठीक है हम तुम्हें अपनी कार बेच रहे, तुमको 4 किलो 5 किलो ड्रग्स दे दो या कोई इलीगल सामान दे दो जिसको बेचा नहीं जाता है, जिसको बेचना अपराध है या लेन देन करना जिसके थ्रू अपराध है, तो लेन देन वाली जो बात आती है। तो अगर आप बोला कि चलो मैं कार के बदले कार देता हूँ तो वो लॉफुल है, वो कंसिडरेशन में आ गया। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन डिफाइन है आपको, पेमेंट और मनी, पेमेंट और मनी। ठीक है, फिर देखो कंसिडरेशन इज अ बेनिफिट
कंसिडरेशन इज अ बेनिफिट विच मस्ट बी बार्गेन्ड फॉर बिटवीन द पार्टीज एंड इज द एसेंशियल रीज़न फॉर अ पार्टी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह से ये बार्गेन फॉर मस्ट बी बार्गेन फॉर बिटवीन द पार्टीज एंड इज़ द एसेंशियल रीज़न, ये कि एसेंशियल रीज़न होता है। अब आप अगर दुकान पे गए तो दुकान वाला आपको फ्री में तो सामान दे नहीं देगा। आप 1 रुपये का सामान खरीदो या 100 रुपये का सामान खरीदो या 1000 रुपये खरीदो, वो आपको फ्री में देगा नहीं। तो क्या है इसेंशियल रीज़न, कंसिडरेशन जो आप पैसे दे रहे हो, भाई दुकान वाला पैसे कमाने ही तो बैठा है, तो उसे तो पैसे ही चाहिए, तो वो उसका एक इसेंशियल रीज़न हुआ। ठीक है, दो पार्टीज़ हैं, आप एक दुकानदार है और आप ग्राहक हो, तो दो पार्टीज़ हो गई। अब आप गए दुकान के पास, दुकान को प्रपोजल दिए, ऑफ़र दिए, उसने क्या किया कि एक्सेप्टेंस दी कि हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसने एक तरह से प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आपको सामान दे देता हूँ। फिर आप बोलेगा कि ये 10 रुपये का है, 10 रुपये का सर्फ है या फिर 10 रुपये का बिस्किट है। तो आपने उसको 10 रुपये दिया, वो उसी लिए बैठा, आपको बिना 10 रुपये दिए आपको पैसे आपको नहीं देगा। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी अगर वो एग्रीमेंट होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, बट वो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे गिफ्ट हुआ, लव अफेक्शन हुआ, या फिर प्रीवियस अगर ऐसा चीज़ें हुई होती हैं कि नहीं मैं तुम मेरे लिए कर दो, मैं तुमको हमारे बाद में कर दूंगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो स्पेशल केसेस में होती हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपको एलएलबी में कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने को मिलेंगी, बट इतनी चीज़ें नहीं पूछेंगी। हाँ, लव अफेक्शन ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको एमसीक्यू में करा दूंगा, बट कंसिडरेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये आप लाइफ टाइम याद रखिएगा। ये जो मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, समथिंग विच इज़ ऑफ सेम वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ। कुछ भी, पैसे, पेमेंट और मनी के अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। कोई कोई सामान हो सकता है, कार के बदले कार हो सकती है, कार के बदले मीन्स कि एक घर हो सकता है, घर के बदले घर हो सकता है, घर के बदले ज़मीन हो सकता है। मैं तुमको ये ज़मीन दे देता हूँ, तुम ये करवा दो, वो करवा दो, मीन्स कि लीगल काम होने चाहिए, लीगल काम होने ज़रूरी है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब समथिंग विच इज़ ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 1 रुपये भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये में अगर ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि यार चलो ठीक है ये ज़मीन आपको 10 रुपये में दे देंगे, अगर हर चीज़ के लिए सब वो तैयार है, वो हर चीज़ के लिए तैयार है, वो पागल नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समथिंग विच इज़ ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इसे आप याद कर लो। कंसिडरेशन में ये आप लिख के आ सकते हो, अगर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो ये मस्ट चीज़ है। ये आप ये अगर समझ गए, ये वर्ड, ये सेंटेंस समझ गए, तो आप कंसिडरेशन समझ गए। जैसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2D में है, थोड़ी सी टिपिकल है, बट आप बेयर एक्ट पढ़ना सीख जाओगे जब लॉ में, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट व्हाट इज़, सो गाइज़ हमने अभी तक इतनी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पे, और इतनी अभी सफिशिएंट है। आप इसे रिवाइज कर सकते हो, इसका नोट्स बना सकते हो, और इसके आगे मैं बढ़ूँगा तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे तब्दील होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो उनमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो कीप इट अप गाइज। और आपके अगर कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो, और आप अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।